देख रहे हैं और सुन रहे हैं एमएसजेपी न्यूज। एमएसजेपी न्यूज देखने के लिए और सुनने के लिए बहुत इस न्यूज में हम लोग सुनेंगे मनोज झा ने चुनाव नतीजा और रेवड़ी कल्चर पर बीजेपी को जमकर घेरा। आइए सुनते हैं माननीय राज्यसभा सदस्य आरजेडी का मनोज झा जी किस प्रकार घेर रहे हैं को। यह न्यूज से देखिए, ये सुनिए मनोज झा जी को। कर लिया है कि समस्याओं पर एड्रेस किए बगैर भी चुनाव कैसे जीते जा सकते हैं। अगर 80 करोड़ लोगों को आपको अनाज देना पड़ रहा है तो मुझको अर्थव्यवस्था पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। हंगर इंडेक्स पे खुल के कहिए हम मीट नहीं कर पाए हैं। ये सत्ता पक्ष और विपक्ष का मामला नहीं है, ये मामला है हमारे कलेक्टिव फेलियर का। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कुछ भी रख लो, लेकिन अगर गरीब की थाली में ऊपर परिलक्षित नहीं हो रहा है तो फाइल भी किताबी है और गांव भी किताबी। कोई भी वैसा ग्रोथ जो फेसलेस हो, जॉबलेस हो, उस ग्रोथ से देश की हकीकत नहीं बदलती है। जब कश्ती साबित व सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी? अब ऐसी शिकस्ता कश्ती पे साहिल की तमन्ना कौन है? लोकसभा में बैठे हुए हैं, उनके लिए आर्थिक परिस्थिति पे जब हम बात करते हैं ना, तो सर सबसे पहले गरीब की थाली नजर आती है। गरीब की आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कुछ भी रख लो, लेकिन अगर गरीब की थाली में ऊपर परिलक्षित नहीं हो रहा है तो फाइल भी किताबी है और गांव भी किताबी। मैं सिर्फ और हाँ बहुत बढ़िया कहा जावड़ेकर साहब ने कहा 80 करोड़ लोगों को। हालांकि मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा कि मुफ्त कुछ नहीं होता सर। मैं कई बार सदन में बोल चुका हूं, अगर 80 करोड़ लोगों को आपको अनाज देना पड़ रहा है तो मुझको अर्थव्यवस्था पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। क्या आर्थिक परिस्थिति क्या है, कितनी समावेशी है, वगैरह वगैरह। सर माननीय उपसभापति जी सुधांशु जी जब बोल रहे थे तालियां बज रही थी, सत्ता पक्ष बजती भी है। अब विजय साई रेड्डी जी को कष्ट हुआ तो उन्होंने कह भी दिया कि ताली क्यों नहीं बजा रहे हो। तो जब सुधांशु जी ताली बजा रहे के वक्तव्य पे ताली बज रही थी तो मुझे लगा कि गांव शहरों के बेरोजगार पर यह ताली कितनी भारी पड़ रही होगी। प्रधानमंत्री जी 14 में जब पहली बार चुने गए तो वो मंदिर मस्जिद की साइज के लिए नहीं चुने गए थे। 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां उनका वादा था। 2 दहाई 20 करोड़। एक श्वेत पत्र तो बनता है कि हम कहां हैं। माननीय उपसभापति महोदय, मैं कुछ चीजें आपके मध्य, क्या ऐसा तो नहीं है कि हम मानव विहीन और मानवीयता विहीन ग्रोथ स्टोरी के पक्ष में भजन गा रहे हैं, करतल ध्वनि कर रहे हैं? सर कोई भी वैसा ग्रोथ जो फेसलेस हो, जॉबलेस हो, उस ग्रोथ से देश की हकीकत नहीं बदलती है। सर बड़ी बड़ी बात लोग कर रहे थे। अभी पिछले महीने ये खूबसूरत किताब आई है, वेल रिसर्च्ड। आधी किताब में सर रेफरेंस है, ये है अनइक्वल। सर हम किन देशों से पीछे हो गए पता है? छोड़िए अमेरिका यूरोप की बात, बांग्लादेश और नेपाल इनकम इनइक्वालिटी को एड्रेस करते हुए मानवीय सूचकांक में हमको पीछे छोड़ चुका है। ये है सर दस्तावेज, ये अनइक्वल स्वाति नारायण की। पॉवर्टी इंडेक्स पर आपने कई वर्षों से काम नहीं किया। आप आंकड़ों के बारे में जो सरकार का दृष्टिकोण है कि विश्व के टिम्बकटू में अगर एक आंकड़ा पक्ष का कोई बोल दो तो उसको प्रदर्शनी लगा देंगे। अगर कोई आंकड़ा सरकार को असहज करता है कहेंगे हम तो इसको मानते ही नहीं, इनकी तो मेथोडोलॉजी खराब है। साहब नहीं, ये डिफरेंशियल दृष्टिकोण मत रखिए।
हंगर इंडेक्स पे खुल के कहिए हम मीट नहीं कर पाए हैं। ये सत्ता पक्ष और विपक्ष का मामला नहीं है, ये मामला है हमारे कलेक्टिव फेलियर का। हमें एड्रेस करना होगा। आपको असल में लग गया सर, बस 1 मिनट लूंगा माफी के साथ। सर, आपको असल में लगता है कि आप इनकम इनइक्वालिटी की बात ना करें, पॉवर्टी रिडक्शन की बात ना करें, अनएम्प्लॉयमेंट एड्रेसिंग की बात ना करें, चुनाव आप फिर भी जीत जा रहे हैं। मैं मानता हूं आपने वो तिलिस्म विकसित कर लिया है कि समस्याओं को एड्रेस किए बगैर भी चुनाव कैसे जीते जा सकते हैं, लेकिन जिन बोतल से निकला ये जिन देश। आइए अब प्रतिपक्ष के नेता को सुनते हैं, माननीय अधीर रंजन चौधरी, जो सांसद में अपनी भूमिका अहम निभाते अभी कांग्रेस का प्रतिपक्ष नेता अधीर रंजन चौधरी जी हैं, किस प्रकार सदन में गरज रहे हैं। आइए सुनिए पहले अधीर रंजन चौधरी का, तब आपको लगेगा कि हाँ यह क्या बोल गए। आइए सुन लीजिए थोड़ा अधीर रंजन चौधरी जी का। माननीय सदस्य लोग, सर हमारे सत्र बोलने दीजिए सर। आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कहावत थी जिसको कहते कि वाजपेयी डॉक्ट्रिन, कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत। आप पालन करती है नहीं, आप खुद तय कर। हमारे आज की प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आप लोगों को ये सलाह दिए थे कि दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी हम मिटा के रखूंगा। ये दिल की दूरी गए हैं, दिल्ली की दूरी खत्म हुई है, आप खुद तय कर लो। नाउ इट इज द टाइम टू हैव सम सॉर्ट्स ऑफ इंट्रोस्पेक्शन इन सो फार एज कश्मीर इज कंसर्न। हमारे गृह मंत्री सदन में कहते थे उस समय कि ये कश्मीर की बात छोड़ो, पीओके, सियाचिन, सबके लिए मैं जान भी देने के लिए तैयार है। अभी जिंदा है, अब जान आपको नहीं देने पड़े। अच्छा, आपने ये भी कहा था कि एप्रोप्रिएट टाइम पे चुनाव होंगे। बताइए कोई गलत बात करती है नहीं? अच्छा, अभी तो ये मुद्दा किस लिए कि जेरीमैंडरिंग करने के लिए, मतलब चुनाव जीतने के लिए नए नए तरीका आप अपनाते हैं। इसलिए कि आपने सोचा था लोकल चुनाव तो करा देते हैं, लेकिन लोकल चुनाव कराने में आपको हार निश्चित हो गए थे, तो उससे बचने के लिए अब नया नया तरीका अपनाते हैं। इसको कहते हैं कि जेरीमैंडरिंग। बात सुनिए अमित शाह जी, वादा किया था आपने कश्मीर में अमन लाएंगे, शांति लाएंगे। जो वादा किया था वो निभाना भूल गए। लोगों की मन में उम्मीद की आग जलाई थी आपने, लेकिन वो बुझाना भूल गए। ये समस्या आपकी यही है। अभी अभी मैं रविशंकर प्रसाद जी कहते थे वल्लभ भाई पटेल के बारे में, आप बराबर चाहते हैं कि नेहरू जी के साथ वल्लभ भाई पटेल की दरार किसी हालत में पैदा किया जाए। मैं जानता हूं, देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, whose legacy the BJP has now appropriated to discredit Nehru, tried to convince Liaquat Ali Khan in the partition council to take Kashmir and leave Hyderabad Deccan. In her book Kashmir in Conflict, Victoria Schofield says that even Mountbatten's political advisor Sir Conrad Corfield recommended a barter, but anything that Corfield said carried no weight against the long-standing determination of Jawaharlal Nehru to keep Kashmir in India. और इतिहास गवाह है। देखो, चुनाव में आप जीतते हारते बड़ी बात नहीं, इतिहास गवाह है। उस समय अगर घाटी की मुसलमानों ने, शेख अब्दुल्ला की अगुवाई में मुसलमानों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर सहायता ना करते तो कश्मीर को
हमारे साथ रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता था। हाँ बोले सर, कश्मीर इन कॉन्फ्लिक्ट, Kashmir in conflict Through you, written sir. by Victoria's To the office. Speaker, Adhir Ranjan Chaudhary ji say, let that book be placed on the table of the House and please tell us, I would like to repeat, history should not be distorted, especially in this House. The person who has written that book, what is her antecedent? Who is she? Is she a research scholar? And when we are referring to Sardar Patel, what format actually she has quoted? Where from she has got that information that Liaquat Ali Khan has been told by Patel on this manner? If that record is there, let that be placed on the House. Then only your loyalty or allegiance to the ruling party must be appreciated. That is different issue. सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर है सर। स्पीकर का डायरेक्शन 115 सर, उसमें कोई मेंबर यदि गलत बात कह रहा है तो किसी मेंबर को अधिकार है उसको सुधारने का। अभी इन्होंने कश्मीरियत की बात कही सर, नया कश्मीर और कश्मीरियत शेख अब्दुल्ला का बात नारा था, वो अटल बिहारी वाजपेयी का नारा कभी नहीं रहा है। ये उनका क्वाइन है। जमहूरियत और इंसानियत अलग चीज है, कश्मीरियत और नया कश्मीर शेख अब्दुल्ला का नारा। नहीं। अप्रैल 2023 में चुनाव हो गया था, वहां पे मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार बन गई थी, तो उन्होंने कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत का नारा दिया था। तो 2003 की बात कर रहा हूं मैं। तो ये कहना कि कश्मीरियत की बात श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं की थी, ये आप श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जो लेगेसी है उसके विरुद्ध बात करते हैं। वो नया कश्मीर था, वो नया कश्मीर। अधीर रंजन जी, सर अधीर रंजन जी प्लीज। अरे रविशंकर प्रसाद जी, आप बहुत बड़ा कानून मंत्री है, सब जानते हैं। मैं आपको और एक बात कहना चाहता है प्रसाद जी, रविशंकर प्रसाद जी, और एक बात करना चाहते हैं। अधीर रंजन जी प्लीज। सर, और एक बात करना चाहते हैं। सुनो। फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जसवंत सिन्हा सेड, हमारे पार्टी के तो नहीं थे। इट वॉज ए मिस्टेक, बट थिंक ऑल्सो what would have happened if India had not? What if Pakistan had gone to the UN first? मैंने नहीं कहा, जसवंत सिन्हा की ये बयान है। अच्छा देखिए, हरी सिंह के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पाकिस्तान ने किया था, हिंदुस्तान ने नहीं माना जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में। ये क्या गलत है? तो एक काम कीजिए, एक दिन हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी राजी हो चुके हैं, दिन भर चलिए, नेहरू देश के लिए हानिकर है और आप देश के लिए कल्याणकारी हो, एक दिन भर। अब मैंने ऐसा कभी नहीं कहा नेहरू हानिकारक है, नेहरू हानिकारक है, ऐसा शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। आप नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि नेहरू हानिकारक है, इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। मैंने यही कहा है कि कश्मीर समस्या का मूल कौन था और कैसे था, इसमें उस वक्त के सभी लोगों का रोल क्या था, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और ये कह रहे नेहरू
हम हमारी बेंचेस से कोई नहीं कहता कि नेहरू हानिकारक थे, मगर अब यही कह रहे हैं नेहरू हानिकारक थे, तो हम क्या करते हैं? आप कह रहे हैं नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू has been treated by you as a whipping boy to heap up all allegation upon his shoulder. This is the I mean ironical to note, ये पंडित नेहरू के चलते आज देश कहां से कहां आप पहुंचे। आइए ना कि सदन में चर्चा किया जाए। हम लोग ये नहीं कहते कि सब कुछ हम कर दिए हैं, लेकिन सुनिए, स्पेयर योर वर्ड्स, योर एक्शन विल स्पीक फॉर इट। आइए, ये सारे कानूनी बात तो हो चुके हैं, मैं दोहराना नहीं चाहते। मैं ये कहना चाहते हैं कि कश्मीर में आप दावा करते हैं, गर्व से कहते हैं कि हम ग्रामीण चुनाव किए हैं, अर्बन चुनाव किए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं। अगर इतना चुनाव कर दिए हैं तो विधानसभा चुनाव करने में दिक्कत क्या था? एक के बाद एक आपको कानून लाने की क्या जरूरत थी? आप चाहते हैं कि आप जम्मू कश्मीर विधानसभा में आपका जीत निश्चित हो, इसलिए सारे ये कार्रवाई चल रहे हैं। इसको कहते हैं कि इलेक्टोरल जेरिमेंडरी। ये कहते हैं अब इसलिए कि जम्मू कश्मीर चुनाव में जीत हासिल कर पाए। आप बताइए तो अमित शाह जी, एज पर ए रिपोर्ट बाय द फोरम ऑफ ह्यूमन राइट्स इन जम्मू कश्मीर बिटवीन 2019 and 2022, 71 CRPF troops lost their life, doubling the toll from the preceding 4 years, 2014 to 18, during which 35 fatalities occurred. ये सही या गलत? Between April 2023 and November 2023, a total 23 army and security personnel have lost their life. On 9th August 2023, the Ministry of Home Affairs reported to Rajya Sabha that between 2018 to 2020, Jammu and Kashmir experienced 761 terrorist incidents, which resulted in 174 civilian deaths. The highest number of attacks occurred in 2018. 228 attacks occurred, causing 40 civilian casualties. As per a reply in the Rajya Sabha, 99 security personnel were killed in Jammu and Kashmir between August 2019 and April 2022. In the preceding 5 years, 460 security personnel were killed. According to RTI reply, the number of terrorist incidents has only increased after the abrogation of Article 370, increasing from 151 incidents in 2014 to 191 incidents till August 2022. आप बताओ, मैं कोई गलत बोलते हैं? आप अपना जवाब में जरूर बताइएगा। मैं आपको आंकड़ा पेश कर सकते हैं। 2014 में नंबर ऑफ इंसिडेंट 151, 2018 में 417, 2020 244, 2020 till August 191. 40 Jawans were martyred in Pulwama attack in 2019. It was the deadliest attack on 3 decades, which according to ex-governor Satyapal Malik was avoidable and was due to the government incompetence. हमने कहा सत्यपाल मलिक तो गवर्नर थे, आप उनको नाकार तो नहीं सकते। इसके चलते बालाकोट भी हुए। अगर हम कोई सवाल पूछने का कोई दिलचस्पी हो तो तुरंत हमें एंटी नेशनल बढ़ा देते हो। लेकिन देखिए, जो जगजाहिर होते हैं उस बारे में तो चर्चा होगी। 1971 में इंदिरा गांधी जी की अगुवाई में हमारे जहांबाज फौजों ने to avoid another exodus of Kashmiri Pandit under its watch, especially since it will tarnish the image of BJP as the party that ostensibly champions the cause of the Pandit. तो भयभीत की माहौल तो है, आप बचा नहीं पाते हैं, पलायन अभी भी जारी है, स्टाइपेंड आप नहीं देते हो, टारगेटेड किलिंग अभी भी होते हैं, लेकिन ये मानने के लिए आप बिल्कुल तैयार नहीं है।
आपने क्या किया कश्मीर को? आपने कश्मीर का खाप पंचायत बना दिया। एक लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट भेज दिए, उनके साथ कुछ ऑफिसर है जो मर्जी वही करते हैं। सारे क्षमता केंद्रित कर लिए हैं आपने। लगभग 6 साल गुजर चुके हैं, चुनाव नहीं हो रहे हैं। और चुनाव होने की मांग करना क्या अपराध है? हम तो चुनाव करने की मांग करते हैं आप लोगों से। कश्मीर की शांति बहाली हो, यही तो हमारा भी मांग है, लेकिन होता नहीं, इसलिए हमारे परेशानियां बढ़ रहे हैं। अगर आपको परेशानियां ना भी हो सकते, हमें भी परेशानियां होना वाजिब होते हैं, क्योंकि कश्मीर हमारा देश की एक क्राउन बनते हैं। आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, अभी रविशंकर प्रसाद इतने लाखों करोड़, काल मतलब दूसरे जितेंद्र सिंह बोलते रहे करोड़ों रुपया वहां इन्वेस्ट होते हैं। मैं बताता हूं, MHA data from December 22 shows that investment in JK fell 55% in 4 years. The abrogation year was the worst. As per MHA data, investment fell to rupees 376.76 crore in 2021-22 from 840.55 crore 2017-18. While LG has mentioned proposal worth 66,000 crore, in reality, the MOS home mentioned only 1547 crore worth of investment have been made in UT. In March 2023, MR invested 60 billion USD. This announcement comes after almost 4 years since the abrogation of Article 370 and is the only foreign investment to be announced so far. जहां होते हैं हम तो स्वीकार करते हैं, और जहां नहीं है वो भी आपको सुनना पड़ता है, वो भी आपको सुनना चाहिए। आप एम्प्लॉयमेंट की बात आप बड़े जोर शोर से कर रहे हैं। As per the Kashmir Chamber of Commerce and Industry, economy suffered a loss of nearly 18,000 crore in 4 months after abrogation of Article 370. Jammu and Kashmir ranked 21 among 36 states on Ease of Doing Business Survey 2020. Despite the identification of 33,426 vacancies in the government of Jammu and Kashmir, only 25,450 vacancies have been filled in December 2020. This suggests that a significant number of positions remain unfilled. The government has failed to fulfill their promise of 50,000 jobs for Kashmiris in various government departments. A February 2023 in a reply to the parliamentary question shows that while vacancies are being identified and advertised, the process of filling these vacancies is not immediate. This could result in a time lag between vacancy identification and actual employment. According to the periodic labor force survey 2020-2023 conducted by the National Sample Survey Office, the estimated unemployment rate among individuals aged 15 to 29 years in Jammu and Kashmir was 13.7%. अब कहाँ जाओगे? एजुकेशन की हाल हुई है, हेल्थ का हाल वही है। प्रिवेलेंस ऑफ एनीमिया इन चिल्ड्रन between 6 to 59 months of age increased from 53.8% in 2015, 16 to 72.7%. सर, इसीलिए कहता हूं कि सदन के अंदर हाँ को ना और ना को हाँ करने में आप लोग तो माहिर, आप जरूर मानते हैं कभी कभी सफेद को काला, काले को सफेद करने में आप लोगों की बड़ी स्किल है, बड़ी चतुरता है, लेकिन असलियत तो यहाँ बता दिए हैं। देखिए, एक चुनाव में आप लोग जीते हैं, इसका मतलब ये नहीं दुनिया जीत लिए है। आम लोगों की वोट किसी की जेब के अंदर कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं है, जेब के अंदर फिक्स डिपॉजिट नहीं है आम लोगों की वोट। ये मान के चलिए, आज जीत हुआ इसका मतलब ये नहीं कि कल आपको जीत सुनिश्चित है, ये मान के चलिए। ज्यादा अहंकारी मत बनो, ये अहंकार आप लोगों को फिर धूल चटने में मजबूर करेगी। ये जो अपने दो
जो विधा के लाए हैं इसमें एक बड़ा चतुरता है। जम्मू में ज्यादा सुविधा दिया करो, कश्मीर में सुविधा को कटौती करो और सारे पॉपुलेशन के अंदर एक भेदभाव पैदा करो। यही तो है ना आपका मकसद। अब 35A तो हटा दिए, लेकिन डोमिसाइल लॉ के लिए जम्मू में भी मांग उठ रहे हैं, लद्दाख में भी मांग उठ रहे हैं। इसके लिए कोई जवाब आपके पास है? इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो बिल आप लाए हैं हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, आप ला सकते, लोगों को सुविधा जरूर दीजिए, लेकिन असलियत को छुपाना नहीं। असलियत को छुपाते अगर रहोगे तो मतलब आज नहीं तो कल देश आपको जरूर एक कहेंगे कि ये हमें धोखा दिए है। तो हम इसलिए ये बात रखते हैं और अमित शाह जी जो कहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू और कश्मीर के मुद्दे पे सारे दिन एक दिन चर्चा होना जरूरी है, ये पेशकश किए हैं, वो मान लिया है। चलिए एक दिन भर ये चर्चा हो, कौन क्या कैसे किया है या नहीं किया है इसको पता चले, दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाए। छोटे बड़े खबर सुनने और देखने के लिए MAJP न्यूज देखें। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज। न्याय से वंचित को न्याय दिलाने के लिए MAJP न्यूज कृत संकल्प है। आइए एक बार जरूर मिलिए MAJP न्यूज और देखिए MAJP न्यूज। और देखने के लिए MAJP न्यूज देखें। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज। न्याय से वंचित को न्याय दिलाने के लिए MAJP न्यूज कृत संकल्प है। आइए एक बार जरूर मिलिए MAJP न्यूज और देखिए MAJP न्यूज। देखते रहिए MAJP न्यूज। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज। जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम। धन्यवाद। देखते रहिए MAJP न्यूज। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज। जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम।